Hello everyone, welcome to Will Rise Academy, one stop solution for UPSC प्रिपरेशन। SIP में भी एडमिशन शुरू है और स्कूल्स भी हमारे साथ एड ऑन हो रहे हैं। CIP भी साथ साथ में चल रहा है। ये सारे न्यू इन्वेंशंस हैं या आप यूं समझ लीजिए कि नए तरीके के कोर्सेज हैं जो आपको हर लेवल पे हेल्प करेंगे, तो इन्हें अवेल करिए। आज बात करेंगे कि जो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और अभी भी चीजें चल रही हैं, पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो चल ही रही हैं। जो दिल्ली वर्सेस दिल्ली का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब दो दिल्ली आपस में टकरा रहे हो तो वो सिचुएशन और टफ हो जाती है। प्लेस एक है लेकिन पावर टसल ऐसा है कि सारे लोग चाहते हैं कि पावर उनके पास रहे। देखिए, पावर का एक बड़ा अजीब सा स्ट्रगल है कि हर आदमी चाहता है कि उसके पास पावर हो, लेकिन पावर आपके पास तभी आएगी जब आप पावर के लिए अथॉराइज्ड होंगे या आपके अंदर कैपेबिलिटीज होगी। यही डिबेट है। यूपीएससी के डायमेंशन से देखेंगे कि अभी जो दिल्ली सर्विस बिल जो था, जिसको लेके इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट आने के बाद से ही किस तरीके से दिल्ली के अंदर चेंजेस होते हैं, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है और उसी ऑर्डिनेंस को पास करा लिया गया है और राज्यसभा से भी ये पास हो गया। 131 MP जो है इसके सपोर्ट में थे, 102 इसके अगेंस्ट में गए। और जब ये बिल पास कराया जा रहा था तो ये कहा गया कि इससे जो दिल्ली है वो करप्शन फ्री होगी, प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन होगा यूटी के अंदर, और जो गवर्नेंस का जो मॉडल है जो दिल्ली का वो एक्चुअल में यही था। तो फिर से हमने रिस्टोर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिल्ली को जो पावर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ एलजी को ज्यादा पावर मिल जाती है। एलजी ग्रुप ए सर्विसेज के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से अब उनके हाथ में चीजें आ जाती हैं, लेकिन डायरेक्टली ना करके इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं कि कमेटी, एक बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है NCCSA और जिसका काम है कि इस ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की ट्रांसफर पोस्टिंग को वो देखेगी। अब ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये बेसिकली 3 लोगों से मिलकर बनती है। इसमें चीफ मिनिस्टर और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, और ये लोग रिकमेंड करेंगे और इस रिकमेंडेशंस पे जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? एलजी साहब का होगा यहाँ। तो क्या किया गया कि फिर से एलजी को पावर दे दी गई। और अब यहाँ बेसिक कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि आखिर जो इतनी पावर यहाँ दी गई उसकी नीड क्या है। और ये जो आपको देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिटी, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप जानिए। 2 चीजें हैं यहाँ। जब ये 3 लोगों की जो ये बॉडी बनाई गई NCC से, इसके अंदर क्या किया गया कि लेजिस्लेशन प्लस ब्यूरोक्रेटिक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया गया। और इसके बाद फिर से ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन की ही बात करता है जिसको रिप्रेजेंट करता है एलजी। लेकिन ये चीजें देखने में जितनी आसान है वो रियल में उतनी आसान है नहीं, क्योंकि लेजिस्लेशन एक बॉडी की तरफ तो कर रहा है, लेकिन लेजिस्लेशन को जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टी के लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट के लोग हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ, अगर आप देखें तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ एलजी को अपॉइंट कर रही है, वो एलजी को यहाँ भेजती है। तो मेनली कंट्रोल कहाँ फिर चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल चला गया। ये इसलिए भी जानना जरूरी था कि जो कहानी है, जो टसल है, वो किसके किसके बीच में है? सेंट्रल वर्सेस दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके बीच में। ये दोनों चीजें हैं। अब ये क्या है? दोनों ही इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों इलेक्शन के थ्रू आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट यही था, कॉन्फ्लिक्ट भी यही है। आगे देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कई लेवल पे इस बात को देखेंगे। जो ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफिसर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ब्रेक कर रहा है ट्रिपल चेन को। ट्रिपल चेन की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको ब्रेक कर रहा है, ये बातें कही जा रही है। अब ट्रिपल चेन क्या है? सिविल सर्विसेज नंबर 1, ये किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? मिनिस्टर्स के लिए। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? लेजिस्लेचर के लिए। और
लेजिस्लेचर किसके लिए फिर अकाउंटेबल होगा? अपने सिटीजन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा या इलेक्टोरल के लिए जो वो इनको मतदान, जिन्होंने इनको मतदान किया है, ये बात यहां से निकल के आती है। तो ये है आपका ट्रिपल चेन जिसको का वायलेशन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है मैं आगे उस पर आऊंगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये वायलेट कर रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, और साथ में बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसका भी ये वायलेशन है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वो डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट के जिसको पार्लियामेंट के थ्रू रन कराया जाए। अब पार्लियामेंट के रन करने का मतलब होता है कि आप पार्लियामेंट के लोगों को चुनेंगे, मतलब आप नेताओं को चुनेंगे, नेता पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगी। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का जो कॉन्सेप्ट आता है, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा हम पर शासन का जो कॉन्सेप्ट है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। और यहां से ये जो बिल आया वो कह रहा है कि इसका जो है वायलेशन किया जा रहा है। एज ए सिविल सर्वेंट की तरह यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते चीजों को समझिए। दूसरा ये कह रहा है कि एलजी को कंप्लीट अथॉरिटी मिल गई है। अब जब एलजी को कंप्लीट अथॉरिटी मिल गई है तो इसका एक और भी पहलू साथ में आता है कि जब एलजी ज्यादा पावरफुल होंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर कंसर्न्स आएगा। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो हमारे सीएम साहब हैं दिल्ली के, इनके ऊपर क्या अब इनके लिए डिफिकल्टीज आएंगी। डिफिकल्टी क्यों आएगी कि जनता के इश्यूज के लिए जब ये चाहेंगे तब ये सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि इस पे जो किसका कंट्रोल जा रहा है? एलजी का। जब एलजी परमिट करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं एक चीज आप देखेंगे कि एक तरीके से एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, एक लेयर और बढ़ा दी गई। जैसे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, लेकिन जब वायरस अटैक कर रहे होते हैं तो हम एंटीवायरस लगा देते हैं। एंटीवायरस में क्या होता है कि एक लेयर और आ जाती है, तो एक चेकिंग के बाद ही दूसरी चेकिंग होती है। कुछ ऐसा ही यहां भी किया गया है। दूसरा, डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरीज हैं, इसको लेके भी बात कही जा रही है कि अब कहीं ना कहीं ये पास कर जाएंगे, और जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, कंसर्निंग मिनिस्टर्स हैं, उनको ये ना बता के वो डायरेक्टली एलजी को भी अपनी बातें बता सकते हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और अगर वो चुने हुए मिनिस्टर्स अपने इनपुट उस इश्यू में ना दे पाए तो उस सरकार का जो रोल है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल नहीं रह पाता। एक चैलेंज ये है। इसीलिए डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी वर्सेस जो आप देखेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ क्लैशिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों? जो कैबिनेट है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेकर होती है? लेजिस्लेचर में होती है, विधायिका के अंदर होती है। तो अब ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि साथ आएंगे सनम, साथ जाएंगे सनम। मतलब अगर आए तो साथ आए, गए तो गए। एक आदमी नहीं जाता, पूरी की पूरी सरकार जाती है। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फुलफिल नहीं हो पा रही है। मेन बात यही कही जा रही है। और वो क्यों? क्योंकि एलजी के पास पावर आ गई है कि वो सेक्रेटरी से सीधे कनेक्ट कर पाए, वहां से सीधे क्वेश्चनारे कर पाए वहां। और इसके बीच में जो मिनिस्टर्स का जो एक मिनिस्टर का जो लेवल है, जो मिनिस्टर का गेट है, वो कहीं ना कहीं से क्लोज कर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि अब दिल्ली का बैकग्राउंड नहीं देखते, दिल्ली के बैकग्राउंड के बारे में बहुत लंबी कहानी होने वाली है। अभी देखते हैं कि जो इश्यू शुरू हुए कहां से हुए। तो जो लीगल टसल शुरू होता है ये कब होता है? 2015 से। और कहानी जब सेंट्रल में दूसरी, इससे पहले भी होता था, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता था। चीजें होती थी कि दिल्ली को स्टेटहुड, फुली स्टेटहुड के कॉन्सेप्ट में लेके आया जाए, लेकिन कभी इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं देखने को मिला। और दूसरा कि कभी इसको लेके गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ नहीं गई, इस तरीके से परेशानियां नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो सर्विसेज को कंट्रोल को लेके जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट 2019 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट देते हैं, और उसमें उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वो जो वर्डिक्ट है
वो पूरी तरीके से ना मान के उसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेज दिया जाता है। अब 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्डिक्ट देती है, और जब ये वर्डिक्ट आता है इसकी, तो क्या होता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है जो सर्विसेज को लेके, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। जो पहले चीजें थी उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब ये चीजें आती हैं तो कुछ एक पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक अलग से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ऑर्डिनेंस लेके आती है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, और इन सारी चीजों के लिए एक बॉडी बनाने के बारे में बात की जाती है। तो 19 मई को ये जजमेंट भी आता है और उसके बाद से ये ऑर्डिनेंस आ जाता है। ऑर्डिनेंस का अब आपसे एक छोटा सवाल है कि आपको ये बताना है कि जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू जारी किए जाते हैं और उनको जारी करने की पावर किसके पास होती है। अब जब ये बात आती है तो फिर ये ऑर्डिनेंस अब बिल के रूप में आया, बिल के रूप को पास कराने की जरूरत है, बिल पास हो जाता है। NCSA बनाया जाता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिकमेंड करेगा ग्रुप ए सर्विसेज की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में दोनों ग्रुप ए सर्विसेज में जो IAS है वो आएंगे, और जो दानिश कार्डर के ऑफिसर्स आते हैं जो UPSC के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है दोनों का, तो वो दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं। यहां तक तो बातें आपने देख ली कि बेसिक चीजें क्या रही, कैसे रही, क्या। अब ये जो बिल है इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स है। जो बड़े बड़े संविधानविद हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये बिल है ये लॉ के अगेंस्ट में जाता है, और ये पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहा है। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन जितना होगा उतनी अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है, लेकिन ये जो बिल है ये डेमोक्रेसी की जो बेसिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, अब कैसे, तो मैंने आपको बताया कि भाई जब इसके लिए बॉडी बना दी गई, बॉडी में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, और लोगों के द्वारा चुनी हुई एक सरकार है। तो कॉन्फ्लिक्ट यही है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जगह वो उसको फिर से सेंट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद बाईपास किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली को। मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई दिल्ली में, और पुडुचेरी में दो ऐसी यूटीज हैं जहां इनके पास अपनी ये यूटीज है, और एक अभी जम्मू कश्मीर वाले में भी एक यूटी बनेगी, अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुई है, जैसे चीजें वहां आती है। तो 3 ऐसे होंगे जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब कि वहां इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां जो असेंबली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वोट आप किस बिहेव पे मांगेंगे। अगर वोट मांगेंगे तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये इसको कहीं ना कहीं बाईपास किया गया इस बिल के द्वारा। इसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं धता बताया गया। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अगर समझे तो फेडरलिज्म को अगर आप समझे तो स्टेट और सेंट्रल के बीच का डिवाइडेशन है, तो इनकी पावर्स भी अलग अलग तरीके से डिसाइड की गई है। किस सब्जेक्ट पे कौन रूल बना सकता है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो नहीं डिसाइडेड है या वो ज्यादा पावर सेंट्रल के पास जाती है। एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां दोनों अपने साथ काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि दोनों मिल के किसी मुद्दे पे काम करें, तो वहां जो सिस्टम होगा वो ज्यादा स्मूथ होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, और बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर पाएगा, लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगा। तो ये कोऑपरेटिव। अब क्या है कि जब टसल होगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ नहीं आ पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डोमिनेट करेगी तो फिर यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं आ पाएगा, क्योंकि बार बार फिर वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे और बार बार स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये चीजें अगर हम यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं यूटी के अंदर। दिल्ली का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। एस बालाकृष्णन कमेटी के द्वारा 1987 में इसके लिए रिकमेंडेशंस की गई थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 69 के द्वारा 1991 में 239A के अंदर इंसर्ट किया गया और दिल्ली को स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया था। तो ये दिल्ली की बेसिक चीजें हैं। इसके बाद की भी कुछ एक बातें हैं जिसको हमें यहाँ हम डील करेंगे। 2 बातें आ रही हैं। एक तो जो बात ये कही जा रही है कि हमारे जो इसके पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव बातों को देखें, अभी आपने देखा कि भी, और दूसरा कि इसका जो निगेटिव
कंचन। लेकिन इन दोनों में आखिर दिल्ली को जरूरत क्या है इस तरीके के बिल की, सवाल यहां खड़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता रहेगा, और अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ सम अप कर ले तो दिल्ली की सिचुएशन को, अगर हम दिल्ली की लोकेशन समझ ले, दिल्ली की जो अभी सिचुएशन है वो क्या है, तो हमें इसकी क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। देखिए, पॉजिटिविटी तो के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने थॉट है, अपनी अपनी बातें हैं। नेगेटिव में भी आपने देखा है क्या कंसर्न्स आ रहे हैं। जो मेन चैलेंज है दिल्ली के साथ कि दिल्ली ना ही पूरी तरीके से, दिल्ली का जो मॉडल है वो दुनिया में कहीं भी नहीं ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी कंट्री के पास कैपिटल जो है वो किसी स्टेट के पास हो। रीजन, जो सेंट्रल है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव इशू को डील करता है। दिल्ली में 3/4 की अगर एरिया देखें तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के पास है। एक लॉजिक ये आता है। ऊपर से जो इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एम्बेसी और अपनी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है। ऐसी और सी बहुत सेंसिटिव जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कैपिटल में। तो ये क्या है कि बहुत सेंसिटिव इशू होता है, और जब ऐसी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग सिक्योरिटीज एजेंसीज है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो वर्क कर रहे होते हैं। अब इतनी चीजों को मिक्सअप के साथ अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये रखा जाए तो ये इसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसी वजह से कभी भी दिल्ली को फुल फ्लैश स्टेटहुड नहीं देने की बात की गई, स्टेटहुड की बात नहीं की गई थी। तो शुरू से इसको रखा गया था कि हम एज ए यूटी की तरह हम करेंगे। अभी क्या हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बढ़े, हमने विधानसभा बना ली, ठीक है, असेंबली बन गई, लोग कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो पावर गेम है, वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो क्या है कि अगर हमारी विधानसभा है, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर होनी चाहिए, और पावर नहीं होने की वजह से क्यों, कैसी पावर, तो फुल फ्लेज स्टेट की पावर। अगर फुल फ्लेज स्टेट की पावर के बारे में कहें तो सीधा ना कह के हम उसे घुमा के कह रहे हैं कि हमें ऐसी पावर चाहिए कि हम पूरे स्टेट को कंट्रोल कर पाए, और यही कंफ्लिक्ट का रीजन है। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप दोनों ही बातों को डील कर सकते हैं, आपसे दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आपका नहीं होना चाहिए, आप सीधे लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, रैशनल लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आप अपने व्यू भी आप इस पे डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा, इसके बैकग्राउंड समझ में आ गए होंगे, कहां से बात शुरू होती है, और इसके साथ जो डायमेंशंस है कि क्या क्या बातें इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती हैं, क्यों दिल्ली को अलग से रखा गया, दिल्ली में ऐसी क्या सेंसिटिविटी है जिसको हम नहीं बहुत कर रहे। कई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसको कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता, या वो उसकी जरूरत भी नहीं होती। पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में बहुत ऐसी चीजें होती है जिसको नहीं हम बता सकते, पीएमओ ऑफिस है, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये चीजें होती है जिसकी वजह से हम इसको अलग से सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से दिल्ली को कभी फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा हम नहीं दे सकते। ये सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।